नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूसिव सर्वे के बारे में। तो ये क्या है? अभी नाबार्ड के द्वारा सेकेंड नेशनल ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूसिव सर्वे रिलीज किया गया है 2021-22 का डाटा। इस जो NAFIS जो रिपोर्ट है उसको नाबार्ड के द्वारा 2016-17 से जारी किया जाता है। यह एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें ओवरव्यू रूरल पॉपुलेशन के बारे में बताया जाता है, उनके लाइवलीहुड, उनके जीविकापार्जन पे क्या स्टेटस है, उनका वित्तीय समावेशन कितना हुआ है, जिसमें लोन कितना दिया, लोन कितना है, इंश्योरेंस कितना है, उसके अलावा उन सारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उन सब को रिकॉर्ड किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो मुख्य बातें कही गई हैं उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि एवरेज मंथली इनकम जो है प्रत्येक हाउस होल्ड का वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो गांव की जो घरों में जो मंथली इनकम है उसमें 57.6% का इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। शेयर ऑफ फूड कंजप्शन, जो लोगों का जो भोजन पे खर्च है उसमें कमी आई है। ये आपको पहले 51% था, अब ये 47% हो गया है, यानी कि लोग अब फूड कंजप्शन पर जो कम खर्च कर रहे हैं, यानी कि 47% खर्च कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए किसान क्रेडिट कार्ड की, तो ये बताया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल एक्सेस का। रूरल सेक्टर में किसान को दिया जाता है ताकि वो अपने खेती संबंधी जितने भी वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। तो इसका जो है, इस किसान क्रेडिट कार्ड का काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और किसानों को इससे काफ़ी मदद मिली है। एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग जो है उसमें गिरावट हुआ है। पहले 1 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति लैंड होल्डिंग था, जो कि अब हो गया है 0.74 हेक्टेयर। तो इसका सीधा सा कारण ये है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे ज़मीनों का विभाजन होता जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ है और उनके 3 बच्चे हो गए, उनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, उनके पास मान लो 3 एकड़ ज़मीन है। तो ये इनके पास ये एक हैं, इनके पास 3 एकड़ ज़मीन है, इनके 3 बच्चे हो गए। तो 3 बच्चों में जब ये डिवाइड होगा तो एक, एक और एक, तो ये 1 एकड़ जो ज़मीन है, सॉरी 3 एकड़ जो ज़मीन है वो 1 एकड़ में कन्वर्ट हो गया। तो जो लैंड होल्डिंग जो है पोजीशन है वो बदल गया, 3 एकड़ से 1 एकड़ हो गया। अब फिर ये इनके पास है, इनके बच्चे होंगे, तो इनके बच्चे होंगे तो 1 एकड़ में क्या हो जाएगा, अगर 2 बच्चे हुए तो 0.5 एकड़ हो जाएगा, 0.5 एकड़ हो जाएगा। तो ये लैंड होल्डिंग जो है वो सीधे घटते जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा कारण है कि जो एवरेज लैंड होल्डिंग, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है उसमें कमी आई है, वो डिक्लाइन हुआ है। पहले 1.08 था, अब 0.74% हो गया है, सॉरी 0.74 हेक्टेयर हो गया है। इसके अलावा बात की जा रही है जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। पहले 33.9% लोगों को वित्तीय लेन देन के बारे में पता था, वित्तीय जानकारी थी। अब उसमें 51.3% लोगों को जानकारी हो गई है, खासकर जब से यूपीआई आया है और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आया है। तो सबको पता हो गया है कि बैंक से पैसा निकालने से अच्छा है कि यूपीआई से डायरेक्ट पैसा निकाल लो। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो इंक्रीज हुआ है 33.9 से 51.7% हो गया है। इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर हाउस होल्ड लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्स इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो हमारे किसान थे उनको जब पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो बैंक में जाने से कतराते थे,
उनको लगता था कि बैंक में जाना, वहाँ एप्लीकेशन देना, फिर वो बहुत झंझट का काम होता था, तो वो सीधे जाते थे साहूकार के पास, यानी कि सेठ जी के पास लोन लेने जाते थे, और सेठ जी के द्वारा उनसे 3 गुना 4 गुना ब्याज वसूला जाता था। तो इस ट्रेडिशन में भी कमी आई है, और पहले जो था 60% लोग बैंक से लोन लेते थे, अब 75.5% जो लोन है वो आपको बैंकों के इंस्टीट्यूशनल सोर्स से रिलीज हो रहा है। इसका मतलब बैंकिंग प्रोसेस में इंक्रीजमेंट हुआ है, लोगों को बैंक के बारे में पता चल गया है कि बैंक से आसानी से लोन उपलब्ध हो जाता है। इस ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूसिव सर्वे के इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो सरकार की मनरेगा प्रोग्राम का है, जिसमें 5.6 करोड़ हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट मिली है 2023 में। इससे इंक्रीजिंग देयर इनकम्स एंड प्रोवाइड्स लाइवलीहुड सिक्योरिटी, उनको जो है रोजगार का अवसर मिला है, उससे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है, और उनको जीविकापार्जन के लिए सुरक्षात्मक माहौल मिला है। ठीक है। राइज इन रूरल फीमेल लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो महिलाओं की जो भागीदारी है, वर्कफोर्स में जो महिलाओं की भागीदारी है वो 2019 और 2018-19 में 19.7% थी, और ये आपको 2020-21 में 27%, यानी कि 27.7% जो हो गई है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के आंकड़े के अनुसार बताया गया है कि 27.7% इनके पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी हुई है, 19% से सीधे 27% हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा लेबर पार्टिसिपेशन महिलाओं का जो है वो भी बढ़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का फुल नेम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक का जो स्थापना हुआ, उसके पीछे बी शिवरमन कमेटी का योगदान है। उनकी सिफारिशों के आधार पे इस बैंक का जो है स्थापना हुआ। यह एक संवैधानिक अपेक्स बॉडी है, डेवलपमेंट बैंक है, जो कि 1982 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बना था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। यानी कि इसके द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो बैंकिंग में जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, उसमें से कुछ निश्चित हिस्सा जो है वो गाँव में और रूरल एरिया में खर्च हो, ताकि उनके एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, उनके लाइवलीहुड को और इंक्रीज किया जा सके, और उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। अब बात करते हैं NAF इंडेक्स की। नेफीडेक्स जो है उसमें इस रिपोर्ट में जो मेजर्स अपनाए गए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के, उसके बारे में अगर बात की जाए तो इसमें जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो नाफिस 2016-17 नाफिस इंडेक्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, और ये अलग अलग राज्यों में इस डाटा को इकट्ठा किया गया है। इसके 3 डायमेंशन इन्होंने लिए हैं। पहला ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, दूसरा है मॉडर्न बैंकिंग प्रोडक्ट्स, और तीसरा है पेमेंट सिस्टम। इन तीनों को कंसीडर किया गया है कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने में, इन तीनों को इन तीनों को जो है कंसिडर किया। पहले तो ट्रेडिशनल बैंकिंग आपको हो जाएगा कि पहले बैंकिंग सेवाएं कैसी होती थी, पहले बैंक में जाके लाइन में लगना पड़ता था, फिर पैसे विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ता था, फिर पैसे निकलते थे। अभी हमको पैसा निकालना है तो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस है, आधार कार्ड से हम डायरेक्ट किसी भी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस के पास जाके पैसा निकाल सकते हैं। तो ये मॉडर्न बैंकिंग प्रोडक्ट सिस्टम हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, UPI हो गया। तो बैंकिंग सेवाएं जो है वो आसान हो गई हैं। तो इन्होंने 3 डायमेंशन से इसको रिपोर्ट में जो है डाटा को लिया है और उसका इवेल्युएशन किया है। इसके बाद अगली खबर की बात करते हैं तो सेल गैस के बारे में खबर आई है। हाल ही में एक स्टडी प्रकाशित हुई है, उसमें कहा गया है कि झारखंड के करनपुरा कोलफील्ड में झारखंड के झारखंड के
करणपुरा कोलफील्ड में सेल गैस जनरेशन की संभावना है। इस स्टडी को कंडक्ट किया है बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पलायो साइंसेज लखनऊ के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के इंडिपेंडेंस ऑटोनोमस बॉडी है, और इसके द्वारा ये स्टडी किया गया है। इस स्टडी में बताया गया है कि सेल गैस की संभावनाएं जो है वो करणपुरा कोलफील्ड में, जो कि झारखंड में है, काफ़ी है। और इसके बाद हम सेल गैस के बारे में बात करें तो सेल गैस जो है वो नेचुरल गैस है। ये आपको सेल रॉक से इसको निकाला जाता है। ये गैस जो है उसको निकालने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग, जो कि आपको इसमें हाई प्रेशर के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। जो रॉक्स होते हैं सेल रॉक्स, उसमें हाइड्रोलिक को इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद वाटर, सैंड, केमिकल्स का उपयोग किया जाता है तो उसको क्रैक करने के लिए, और ताकि उस सेल गैस को रिलीज किया जा सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये देख लीजिए, दामोदर वैली बेसिन जो है, इसी में इस रिसर्च को देखा गया है कि यहाँ पे जो है सेल गैस की पोटेंशियल जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत में जो सेल गैस का जो भंडार है उसमें आपको राजस्थान बेसिन हो जाएगा, चंबल बेसिन हो जाएगा, मुंबई ऑफशोर बेसिन, फिर इसके बाद से कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी, फिर उसके बाद ये वाला गोदावरी बेसिन, रेवा बेसिन हो गया, असम अकरम बेसिन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बेसिन जहां सेल गैस की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024, जिसके लिए पब्लिक फीडबैक के लिए इसको रिलीज किया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में जो खेल हैं, खेल को रेगुलेट किया जाए, गवर्न किया जाए। उनमें जो भी खिलाड़ी हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि उनकी समस्याओं को का हल निकाला जाए और खेल को और प्रमोट किया जाए। ठीक है, इस बिल के फीचर की बात की जाए तो स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बॉडी की इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, सेंट्रल अथॉरिटी बनाया जाएगा जो कि आपको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को रिकॉग्नाइजेशन देगा और गवर्नेंस और एथिकल कंप्लायंस को लागू कराएगा। ठीक है, इथिकल स्टैंडर्ड, मैंडेटरी इथिकल गवर्नेंस को लागू कराने के लिए एक बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी जो कि खेलों में नैतिकता और डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमीशन और इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करेगा। एथलीट कमीशन बनाया जाएगा ताकि वो एथलीट्स को रिप्रेजेंट करे, उनके जो भी कंसर्न्स हैं, डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन में उनकी भागीदारी है, उन सब को हल किया जाए। एथलीट रिप्रेजेंटेशन, 10% ऑफ वोटिंग मेंबर्स जो होंगे वो स्पोर्ट्स बॉडी में वो आपको टॉप एथलीट्स होंगे। जो भी संस्था बनेगी उसमें जो भी मेंबर्स होंगे उसमें 10% वोटिंग मेंबर्स जो टॉप एथलीट्स होंगे, और उनके बाद उनका जो इलेक्शन होगा वो एथलीट कमीशन के द्वारा किया जाएगा। ये 1 मेल और 1 फीमेल एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल होंगे, एक महिला और एक पुरुष होंगे। तो इसके द्वारा एथलीट रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी, स्पोर्ट्स एथलीट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, स्पेशली जो माइनर हैं, वुमेन, हरासमेंट को कम करने के लिए प्रोटेक्शन फॉर ऑफ वुमेन एंड सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि महिलाओं के शोषण को रोका जा सके और उनको खेलों के प्रति, खेलों के ग्रोथ में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद एंटी डोपिंग कंप्लायंस को लागू किया जाएगा, इंश्योर स्ट्रिक्ट एंटी डोपिंग मेजर्स एंड इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, इन सब को फॉलो किया जाएगा। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको सब्जेक्ट
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत लाया जाएगा ताकि उनमें भी ट्रांसपेरेंसी लागू हो सके। जेंडर रिप्रेजेंटेशन, कम से कम 30% जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर होंगे वो महिला होंगी, तो 30% महिलाओं को सुनिश्चित भागीदारी इनिशियली दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं आसियान इंडिया समिट, जो कि लाओस में आयोजित हुआ है और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए हैं। इसमें आसियान इंडिया कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और चार्टेड द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ कोऑपरेशन रिलीज किया गया है। सभी लीडर्स एग्री हुए हैं न्यू आसियान इंडिया प्लान एक्शन 2026-30 के लिए। इस प्लान के द्वारा रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ आसियान इंडिया पार्टनरशिप और 2 ज्वाइंट स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 10 पॉइंट प्लान लॉन्च को दिया गया है, जो कि आपको जो इस साल का थीम था इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, तो इस साल का जो आसियान इंडिया समिट का जो थीम था वो था आपको इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। उसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 10 पॉइंट प्लान को दिया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए ज्वाइंट स्टेटमेंट जो जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि एक्सेलरेट रिव्यू ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड गवर्नेंस गुड्स एग्रीमेंट टू इन्हांस ट्रेड, सिंप्लीफाई प्रोसेस एंड कोऑपरेशन। सिंपल है कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को और इन्हांस किया जाएगा ताकि जो व्यापार का जो व्यापारिक जो प्रोसेस है और जो समन्वय है उसको और सिंप्लीफाई किया जा सके। वेलकम किया गया है लॉन्च ऑफ आसियान इंडिया फ्यूचर फंड फॉर डिजिटल सपोर्ट डिजिटल फ्यूचर। एक फंड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर, जिसके द्वारा ज्वाइंट एक्टिविटी को सपोर्ट किया जाएगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन DPI डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट ज्वाइंट इनिशिएटिव फॉर रीजनल इंटीग्रेशन, एड्रेस चैलेंजेस इन हेल्थ etc। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा, उसके द्वारा ज्वाइंट इनिशिएटिव लिया जाएगा और रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी चैलेंजेज हैं उनको एड्रेस करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे भारत के UPI को लॉन्च करना, उनके फाइनेंशियल प्रोविजन को भारत में अलाउ करना। तो ये सारी जो इसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट में जारी किया गया है, तो ये सारी बातें बोली गई हैं। एक्सप्लोर कोलैबोरेशन ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम थ्रू इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने UPI के बारे में बोला कि भारत ने श्रीलंका में भी लागू कर दिया, मालदीव में भी लागू कर दिया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन आएगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का। फिर साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इन्हांस साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन फॉर डिजिटल इकोनॉमी एंड वेलकम द आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग। तो आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग को इसमें शुरू किया जाएगा। मेजर पॉइंट अनाउंसमेंट जो है उसमें 10 पॉइंट प्लान में कहा गया है कि भारत 2025 में आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म एंड सेलिब्रेटिंग डिकेड ऑफ आर्ट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो भारत क्या करेगा कि 2025 को आसियान इंडिया ईयर फॉर टूरिज्म एंड सेलिब्रेटिंग डिकेड ऑफ आर्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी थ्रू सेवरल पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम्स। तो भारत 2025 को टूरिज्म एंड ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में सेलिब्रेट करेगा, आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में सेलिब्रेट करेगा। रिव्यू ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट 2025 में इस पॉलिसी को जो है रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ
साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत आसियान का जो है गठन किया गया, जिसके संस्थापक सदस्य 5 सदस्य थे। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। इसके महत्व की बात की जाए भारत के लिए, तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन में भारत का इसका महत्व है। आसियान जो है वो 11% ऑफ इंडिया ग्लोबल ट्रेड का पार्ट है, यानी कि आसियान के कंट्री के साथ भारत का ग्लोबल ट्रेड का 11% किया जाता है। कन्वर्जन विथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, आसियान जो है क्रूशियल कंपोनेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का। कनेक्टिविटी विथ नॉर्थ ईस्ट, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड और ट्राइलेटरल हाईवे को एक साथ जोड़ता है। तो ये आसियान के बारे में है। इसके बाद अगली खबर जो है रतन टाटा के बारे में है। तो कल जो है 9 अक्टूबर को रतन टाटा का देहांत हो गया, और ये जो थे टाटा समूह के टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे, जो कि मशहूर बिजनेसमैन थे और फिलेंथ्रोपिस्ट थे। ये आपको इनकी उपलब्धियों को अगर देखा जाए तो टाटा ग्रुप के रेवेन्यू शेयर को इन्होंने 5 बिलियन से 100 बिलियन से ज़्यादा बढ़ाया, और ये आपको भारत का सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला संस्थान है, यानी कि टाटा समूह भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी देता है टाटा समूह। इनके द्वारा टाटा नैनो को लॉन्च किया गया था, जो कि एफोर्डेबल सेफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड की सबसे इकोनॉमिकल कार को लॉन्च किया गया था, टाटा नैनो को। इसके बाद अगर बात की जाए पेटा इंडिया के द्वारा इनको टाटा मोटर्स काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण 2000 में दिया गया, पद्म विभूषण 2008 में दिया गया, अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013 में दिया गया था। तो याद रखिएगा, पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में, अर्न एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2013, लाइफ टाइम अवार्ड 2013 में दिया गया था। इसके बाद अगले खबर की बात की जाए तो साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ एशिया जो है वो आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाले रीजन हैं, और डेवलपिंग इकोनॉमी में ये शामिल हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो है सबसे ज़्यादा समस्या साउथ एशिया के देशों में है, जिसके कारण एक्सट्रीम हीट, फ्लड और वेदर शॉक्स देखा जा रहा है। भारत जो है सिमिलर फॉर्म्स मोर एक्सपोज टू बोथ हीट एंड फ्लड, भारत भी बाढ़ और फ्लड से, हीट वेव से प्रभावित हो रहा है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो सबसे ज़्यादा लो है, 32%। इसमें साउथ एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बोला गया है कि महिलाओं की जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो अभी भी कम है, जो कि 32% है, और इसमें इंक्रीमेंट किया जा सकता है ताकि इकोनॉमी में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जा सके। मैरिज रिड्यूस वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये मेजर कारण बनाया गया है कि महिलाओं की शादी जो है कम उम्र में कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो घर द्वार से बाहर नहीं निकल पाती है। मतलब वो मैक्सिमम लोग जो है फैमिली में व्यस्त हो जाती हैं, तो वो जो इकोनॉमी है उसमें पार्टिसिपेशन अपना नहीं कर पाती है, नहीं दे पाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्गो बेसिन के बारे में। तो कॉन्गो बेसिन से न्यूज़ ये आई है कि हाल ही में एक स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि कॉन्गो बेसिन में कोको फार्मिंग में वृद्धि हुई है, क्योंकि वहाँ चॉकलेट डिमांड जो है वो बढ़ गया है, तो डिफॉरेस्टेशन का खतरा बढ़ गया है। कॉन्गो बेसिन की बात की जाए तो ये विश्व का दूसरा लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है अमेजन के बाद, और ये आपको अमेजन अफ्रीका का लंग्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन को सिंक करता है, कार्बन को ऑब्जर्व करता है। यह आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है, होम ऑफ लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है। पीटलैंड का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल वेटलैंड इकोसिस्टम, जो कि वाटर लॉ कंडीशन प्रिवेंट प्लांट
के लिए आपको अनुकूल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं काकारोकल। तो गुजरात जो है वो आपको कराकल ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर स्टेब्लिश करेगा। वो आपको कच्छ के चड़वा रखल रीजन में इसका निर्माण किया जाएगा। अगर हम कराकल की बात करें, जो कि एक वाइल्ड कैट है, वो मीडियम साइज की वाइल्ड कैट है। इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये आपको एक ऐसा एनिमल है जो कि अपने क्विकनेस और एबिलिटी टू फ्लाइंग बर्ड्स, वो उड़ते हुए चिड़िया को पकड़ लेने के लिए एबिलिटी के लिए जाना जाता है। टेरिटोरियल एंड लाइव्स मेनली इन एलोन और पेयर, या तो ये अकेले रहते हैं या गुच्छे में रहते हैं। इनके हैबिटेट्स की बात की जाए तो शुष्क सवाना, वुडलैंड एरिया, स्क्रबलैंड और रब्ड टेरेन इन माउंटेन। डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, जो है पाकिस्तान, इंडिया में आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो इनको IUCN के लिस्ट में शामिल किया गया है और भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है। 2021 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा कराकल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल किया गया है। इसके बाद एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं। एडिशनल फैक्ट में नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो निहोन हिंडाक्यो संगठन को दिया गया है। वर्ष 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार, पीस पुरस्कार जो है निहोन हिंडाक्यो संगठन को दिया गया है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नोएल टाटा नियुक्त किए गए हैं। बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? वो कैमूर होगा, कैमूर में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य डाक मंडल ने रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर जारी किया है? तो वो बिहार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? IIT दिल्ली के साथ। किस टेनिस स्टार ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास करने की घोषणा की है? राफेल नडाल ने। इसके बाद भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने 13 साल के लंबे करियर के बाद संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न की। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ट्रेकोमा किस तरह का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? तो ये आपको बैक्टीरियल फंगल है, बैक्टीरियल बीमारी है। WHO के द्वारा कहा गया है कि भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया गया, ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश है। ट्रेकोमा एक बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रेकोमेट्रिस के कारण होता है जो आंखों को प्रभावित करता है। यह संक्रमित व्यक्तियों की आंखों, पलकों, नाक और गले से स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। यदि इसको उपचार नहीं किया जाए तो यह अंधेपन का कारण बन सकता है। दुनिया भर में 150 मिलियन लोग जोखिम में हैं, जिसमें 6 मिलियन जो है वो आपको अंधे हैं, तो इसका खतरा बना रहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि धौलाधर पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये आपको नेपाल में है। धौलाधरी पर्वत जो है वो आपको नेपाल में है। हाल ही में माउंट धौलाधरी पर एक अभियान के दौरान 5 रूसी पर्वतारोही जो थे उनकी मृत्यु हो गई और माउंट धौलाधरी दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर, यानी कि 26,795 फीट। यह पश्चिम मध्य नेपाल में स्थित है, जो हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है और पूरी तरह से नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत है। बर्फीली चोटियों और ग्लेशियरों के लिए मशहूर धौलाधरी का संस्कृत में अर्थ है सफेद पहाड़। पहली सफल चढ़ाई स्विस पर्वतारोही के द्वारा, जिसका नाम है मैक्स आइसोलिन, 1960 में की गई थी। यह पर्वत अपने कठिन भूभाग के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये आपको मुंबई में हो जाएगा, मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। माइंडफुलनेस इंडिया समिट का तीसरा संस्करण
17 और 18 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पेशेवर को स्वास्थ्य और अधिक सहानुभूति कार्यस्थलों के लिए रणनीति प्रदान करना। इसका आयोजन माइंडफुल सेंटर, साइंस सेंटर और CII के द्वारा किया जाएगा। शिखर सम्मेलन माइंडफुलनेस का भावनात्मक बुद्धिमत्ता और तंत्रिका विकास पर केंद्रित होगा। इसका थीम है व्यवधान के युग में आगे बढ़े। व्यवधान के युग में आगे बढ़े, जो आज की व्यावसायिक चुनौतियों से निपटने के लिए माइंडफुलनेस की आवश्यकता को बताता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के पास 8 साल के बाघ का शव मिला है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। यह लगभग 905,000 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, जो लगभग 95 वर्ग किलोमीटर है। यह रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बगल में है और एशियाई हाथियों अन्य वन्यजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है। मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का यह हिस्सा उत्तराखंड बनने के बाद अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में ही रहा, यानी कि ये जिम कॉर्बेट का एक पार्ट था जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभाजित होने पे उत्तर प्रदेश में आ गया। ठीक है, तो ये बिजनौर जिले में है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें कहा गया हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये आपको मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव मध्य प्रदेश के मैहर में आयोजित किया गया। यह प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान को समर्पित है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर की कई प्रसिद्ध हस्तियां इसमें प्रस्तुति दी। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी और मैहर जिला प्रशासन द्वारा किया गया, जो 10 अक्टूबर तक चला। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।